आज फिक्र का पहला फोकस उस खबर पर है जो हमारे देश के चुनावी सिस्टम और उसमें होने वाले बहुत बड़े बदलाव से सीधे ताल्लुक रखती है। मोदी 3.0 में आज एक देश एक चुनाव की नींव रखी गई। यह हर साल होने वाले चुनावी झंझट से मुक्त करने की दिशा में उठाया जा रहा एक बड़ा कदम है। हालांकि अभी इसे कई परीक्षाओं से गुजरना होगा, अब ये इतना आसान नहीं है। तमाम चुनौतियां और विपक्ष के भारी विरोध के बीच मोदी सरकार ने आज एक देश एक चुनाव से जुड़ा विधेयक संसद में पेश कर दिया। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट और उस पर लंबे मंथन के बाद उससे जुड़ा 129वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में रखा गया और फिर इसे जेपीसी के पास भेज दिया गया। सरकार की तरफ से कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन के पटल पर रखा, फिर सांसदों को बोलने का समय दिया गया। विपक्षी दलों वाला इंडिया गठबंधन शुरू से इस मुद्दे पर मुखर विरोध कर रहा है। उसे लोकसभा में बिल को स्वीकार करने या नहीं करने पर वोटिंग की मांग की। हालांकि विपक्ष को पता था कि उसके पास नंबर्स नहीं है और सरकार बिल को मंजूरी दिलाने में कामयाब रहेगी, और हुआ भी वही। वोटिंग हुई तो 467 वोट पड़े, जिसमें बिल को लोकसभा में स्वीकार करने के पक्ष में 669 वोट पड़े और विरोध में 269 वोट पड़े और विरोध में 198 वोट पड़े। इस तरह बिल सदन ने स्वीकार कर लिया, जिसके बाद इसे जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेज दिया गया। अब जेपीसी इस बिल को लेकर सभी दलों में सहमति बनाने की कोशिश करेगी। एक देश एक चुनाव पर सरकार को सभी दलों का साथ क्यों चाहिए, इसका विश्लेषण हम आगे करेंगे। सरकार का मानना है कि एक देश एक चुनाव से जुड़ा संविधान संशोधन बिल देश हित में, जबकि विपक्ष इसे देश में तानाशाही लाने की कोशिश बता रहा है। आपको इस बिल पर सरकार और विपक्ष के बीच लोकसभा में हुई बहस के कुछ चुनिंदा अंश बताते हैं। आज इस मुद्दे पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी मोर्चा संभाला हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को भरोसा दिया कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इसे संविधान की मूल संरचना क्या पर हमला बताया। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह बिल क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देगा। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने विधेयक को जेपीसी में भेजने की मांग की है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी कि पीएम मोदी ने कैबिनेट में ही कहा था कि हम इसे जेपीसी में भेजेंगे। इसके बाद बिल को जेपीसी में भेजने का फैसला हुआ। दिलचस्प यह भी है कि जिस बीजेपी ने इस बिल के पीछे आज पूरा जोर लगा दिया था, उसके 20 से ज्यादा सांसद व्हिप जारी होने के बावजूद लोकसभा में वोटिंग के दौरान गैर मौजूद रहे। इनमें कुछ कद्दावर केंद्रीय मंत्री भी हैं, इसीलिए आपको कुछ प्रमुख नामों के बारे में जान लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गिरिराज सिंह और शांतनु ठाकुर वोटिंग में मौजूद नहीं थे। इनके अलावा वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल भी और वीवाई राघवेंद्र और भागीरथ चौधरी जैसे सांसद गैर हाजिर रहे। हालांकि भागीरथ चौधरी राजधानी में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में थे। सांसदों के इस रवैये से बीजेपी नेतृत्व नाराज है। पार्टी इन सांसदों को व्हिप के उल्लंघन का नोटिस जारी करेगी और जवाब मांगेगी। व्हिप जारी होने पर अगर कोई सांसद गैर हाजिर होता है तो उसे पहले पार्टी के लिए व्हिप जारी करने वाले सचेतक को बताना होता है। अगर कोई कारण बताए बिना गैर हाजिर रहता है तो पार्टी उसको नोटिस भेजकर जवाब मांगती है। अगर पार्टी जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है और सदस्यता भी जा सकती है। खैर, अब आपको इस बिल पर आज की एक न्यूज रील दिखाते हैं ताकि आप एक देश एक चुनाव पर राजनीतिक तापमान महसूस कर सकें। जो सदस्य इसके पक्ष में वहां गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, with your permission, I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024, further to amend the Constitution of India. The bills which have been moved by the Honorable Minister of Law and Justice absolutely assault the basic structure of the Constitution and are beyond the legislative competence of this House, and therefore they need to be opposed ab initio. ये संविधान विरोधी, संघीय ढांचे विरोधी, गरीब विरोधी,
दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी इस नीयत को वापस लो। ये पार्टी cannot remain in the, as a ruling party. One day it will be changed. It is not an election reforms. It is just a fulfillment of one gentleman's desire and dream. Nothing more than that. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the Supreme Leader. Request the Honorable the Government of India either to withdraw the bill or send it to a joint parliamentary committee. जब ये संविधान सुधार का विधेयक संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इस बिल का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। हम जानते हैं कि एक देश एक चुनाव से जुड़े बिल को लेकर अब भी आपके मन में कई सवाल होंगे। इसीलिए हमने फिक्र के फैंस के लिए सरल शब्दों में सवाल जवाब वाली फाइल तैयार की है ताकि पूरी पिक्चर जो है वो साफ हो पाए, एक तस्वीर निकल कर आए। पहला सवाल तो देखिए यह है कि एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल कैसे पास होगा। अभी यह विधेयक जेपीसी में भेजा गया है। कमेटी बनने के बाद वो अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंपेगी और फिर यह बिल लोकसभा में आएगा। दूसरा सवाल, अगर एक देश एक चुनाव लागू हुआ तो होगा क्या। देश में हर वर्ष कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं जो नहीं होंगे, एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव होंगे फिर। तीसरा सवाल, क्या इस मुद्दे पर एनडीए में कोई मतभेद है। जवाब है नहीं, एनडीए के सभी सहयोगी दल एक देश एक चुनाव के समर्थन में हैं। चौथा सवाल, कितने दल इस बिल के साथ हैं और कितने खिलाफ में हैं। इस मुद्दे पर बनी रामनाथ कोविंद कमेटी को 47 दलों ने अपनी राय दी थी। इनमें से 32 दलों ने समर्थन किया था और 15 दलों ने विरोध जताया था। कुछ प्रमुख दलों के नाम आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। पांचवा सबसे अहम सवाल यह है कि सरकार ने संविधान संशोधन बिल पेश किया है। सवाल यह है कि क्या सरकार इसे पास करा पाएगी। जवाब है कि संविधान में संशोधन के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होता है, जो मोदी सरकार के पास नहीं है। इसीलिए इसे पास कराना बड़ी चुनौती है। अब क्योंकि एक देश एक चुनाव पर संविधान संशोधन बिल पारित कराना सरकार के लिए टेढ़ी खीर है, तो इसे जरा नंबर्स के हिसाब से जान लेते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। देखिए 543 सीटों वाली लोकसभा में एनडीए के पास 292 सीटें हैं, जबकि 2/3 बहुमत के लिए 362 का आंकड़ा चाहिए। यानी सरकार के पास बहुमत से 70 सांसद कम हैं। राज्यसभा की 245 यानी 245 सीटों में से एनडीए के पास 112 यानी 112 सीटें हैं। 6 मनोनीत और 1 निर्दलीय सांसद का समर्थन बीजेपी के साथ है, यानी 119 वोट केंद्र के पक्ष में है। वहीं विपक्ष के 85 सांसद हैं। राज्यसभा में 2/3 बहुमत के लिए 164 सांसदों की जरूरत है, यानी यहां भी बीजेपी के पास 45 सांसद कम हैं। चूंकि केंद्र सरकार के पास इस बिल को पास कराने के लिए नंबर नहीं है, इसीलिए मजबूरी में उसने जेपीसी का रास्ता चुना है। जेपीसी के जरिए सर्वसम्मति बनाने का प्रयास है। आपको बता दें कि एक साथ चुनाव कराने के लिए केंद्र सरकार ने जो बिल पेश किया है, उससे संकेत यही मिल रहा है कि बिल पर सहमति बनने और पास होने के बाद भी यह प्रक्रिया 2034 से पहले लागू नहीं हो पाएगी। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। संकेत ये मिल रहे हैं कि बिल पर सहमति बनने और पास होने के बाद भी यह प्रक्रिया 2034 से पहले लागू नहीं हो पाएगी, यानी अभी करीब 10 साल का वक्त है।